हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। एंशियंट हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के जो टॉपिक्स कवर कर रहे थे, जो डायनेस्टीज कवर कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करेंगे। एक बार यहाँ पे हम अपनी टाइमलाइन को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्रोनोलॉजी इवेंट्स की जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शुंगा कन्वा डायनेस्टी के बारे में बात की। इसी के साथ साथ हमने इंडो ग्रीक्स पर भी चर्चा की। इंडो सिंथियंस या जिन्हें हम इंडो शाक्स कहते हैं, उन पर भी हमने डिस्कशन किया। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुषाण्स के बारे में और गुप्तास के बारे में। तो हमारा डिस्कशन कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा। लास्ट सेशन में हमने काफी बेहतरीन तरीके से शुंगास, कन्वा, इंडो ग्रीक्स, सिंथियंस के बारे में चर्चा की। अब कुषाण्स कहाँ से आ रहे हैं, इनकी क्या कहानी है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन हम जानते हैं, ये काफी हद तक ओपन है। और आपने देखा होगा कि इस बार 2023 के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था कि कैसे हमारे भारत के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो थे उसने एंशिएंट इंडिया को डिफाइन किया है। तो हमने देखा है कि इस रीजन में आपको हिमालयाज नजर आएंगे, तो यहाँ से आप इन्वेजन्स नहीं देखोगे। ये बेसिकली पेनिनसुलर रीजन है, जिसकी वजह से अगेन आपको कोई मेजर यहाँ पे अटैक्स जो है वो होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है ये ओपन है। हिंद कुश पर्वत को क्रॉस करके भारत में एंटर हुआ जा सकता है, और वहीं से हम पर्शियंस को, मैसेडोनियंस को, बेसिकली ग्रीक्स जो है उनको, एंड देन शाक्स और कुषाण्स को आते हुए देख सकते हैं। तो कुषाण्स जो है वो यहाँ पर एक ट्राइब का हिस्सा माने जाते हैं, यवशी ट्राइब, जो कि चाइनीज ट्राइब है। ये जो यवशी ट्राइब है इन्हें हम तोशारियंस भी कहते हैं। तो ये यवशी ट्राइब की 5 ब्रांचेस का एक ब्रांच कुषाण्स को माना गया है। यानी कि बेसिकली कुषाण्स कहाँ से आ रहे हैं? कुषाण्स सेंट्रल एशिया से ही आ रहे हैं। और ये सेंट्रल एशिया से आने वाले जो कुषाण्स हैं, ये नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करेंगे। मतलब अगर हम इसके थोड़ा सा एक्सटेंड की बात करें तो आप देखोगे कि अफगानिस्तान का जो खुरासन वाला एरिया है वहां से लेकर ऑलमोस्ट कुषाण्स जो हैं वो पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, पाटलिपुत्र को वो टच कर रहे थे। तो इतना बड़ा कुषाण एम्पायर यहाँ क्रिएट किया गया। और कुषाण एम्पायर इतना बड़ा था, इसी वजह से इसको संभालने के लिए भी 3-3 कैपिटल्स थे। जैसे कि आपको यहाँ पर बेग्राम नजर आएगा। इसी तरह से पाकिस्तान में तक्षशिला, सॉरी, पाकिस्तान में पेशावर, जो कि मैप में नहीं दिया हुआ लेकिन कैपिटल जरूर था। बेग्राम, पाकिस्तान का पेशावर, और जब आप भारत की तरफ आ जाते हैं तो आपको यूपी में मथुरा भी कुषाण्स के कैपिटल के रूप में नजर आता है। तो इतना बड़ा एम्पायर है, तो ऑब्वियसली इसको संभालने के लिए 3 कैपिटल्स चाहिए थे। जब हम कुषाण्स की बात करते हैं तो कुषाण्स में आपको यहाँ पे काफी पॉपुलर राजा देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम कुषाण्स की क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करें तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रूलर कुजुला कडफसस देखने को मिलते हैं, जो एक प्रकार से इंडिया में काफी ज्यादा एक्सटेंशन करते हैं। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड राजा रहा है कुषाण पीरियड का, तो वो राजा कनिष्क है। एक प्रॉब्लम राजा कनिष्क के पीरियड के साथ ये है कि इनका जो समय है, इनका जो टाइम पीरियड है, वो बहुत ही डिबेटेबल टाइम पीरियड है। राजा कनिष्क, आखिर राजा कनिष्क इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों रहे? सबसे ग्रेटेस्ट कुषाण किंग इन्हें क्यों माना जाता है? इनका जो आर्ट कल्चर की फील्ड में कंट्रीब्यूशन था, उसकी वजह से यहाँ पे राजा कनिष्क काफी पॉपुलर हो जाता है। देखिए, हमने ये अक्सर देखा है कि नॉर्थ वेस्ट से आने वाले जो फॉरेनर्स हैं, जो इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपने कैपेबिलिटीज के बेस पर रूल एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर निकालते हैं जिसकी मदद से वो इस नई प्रजा के बीच में एक्सेप्टेंस हासिल कर सकें। जैसे हमने पिछली जो डायनेस्टीज पढ़ी उसमें आपने देखा कैसे इंडो ग्रीक रूलर्स जो थे वो बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे। या फिर हमने शाक रूलर रुद्रदमन के बारे में पढ़ा, जो कि हिंदू फैमिली में विवाह करते हैं और हिंदुज्म को पैट्रोनाइज भी करते हैं। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा में इंस्क्रिप्शंस भी इंस्क्राइब करते हैं। तो
ये कुशान्स भी सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, ये भी अलग अलग तरीके यहाँ पर फॉलो करेंगे जिसकी मदद से ये यहाँ एक्सेप्टेंस हासिल कर सके भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली अपना जो रूल है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, उसको स्ट्रेंथन कर सके। तो राजा कनिष्क और कनिष्क जैसे दूसरे कुषाण रूलर्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो राजा रहे जिन्होंने हिंदुज्म बुद्धिज्म को पैट्रनाइज किया है। इवन कनिष्क, राजा कनिष्क के कॉइन्स के ऊपर भी आपको इसका क्लियरली असर देखने को मिलेगा, जहां ऑब्वर्स पार्ट पे आप राजा कनिष्क को देख सकते हैं और वहीं रिवर्स पार्ट पर आप गौतम बुद्ध जो है उनकी पिक्चर देखेंगे। इसी तरह से कुषाण के बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके ऊपर राजाओं की फोटो तो है ही, बट उसके रिवर्स पर आपको हिंदू गॉड्स एंड पर्टिकुलरली देखा जाए तो लॉर्ड शिव की प्रतिमा नजर आएगी। यही नहीं, कुषाण राजा जो थे उन्होंने अपने आप को देवपुत्र का टाइटल भी दिया। कनिष्क के भी बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर आपको देवपुत्र लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो कनिष्क यहाँ बुद्धिज्म पैट्रनाइज कर रहे हैं, कनिष्क यहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स इशू कर रहे हैं, देवपुत्र खुद को कह रहे हैं और आर्ट कल्चर की फील्ड में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इवन हम देखते हैं कि कनिष्क के कोर्ट में तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे, जैसे कि अश्वघोष। अगर हम अश्वघोष की बात करते हैं तो अश्वघोष एक पॉपुलर स्कॉलर रहे और अश्वघोष ने यहाँ पे बुद्ध चरित्र यानी कि गौतम बुद्ध की बायोग्राफी लिखी है। ऑब्वियसली बात है कि ये कनिष्क के पैट्रनाइजेशन की वजह से ही हो पाया। इसी प्रकार से जब हम वासुमित्र की बात करते हैं तो वासुमित्र कौन है? वासुमित्र वो हैं जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रनाइज किया था। जब हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं जो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिनमें से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो राजा कनिष्क ने ही पैट्रनाइज की थी। और वासुमित्र जो है ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने उस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था। इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान बुद्धिज्म भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप देख सकते हैं कनिष्क का रोल बुद्धिज्म को प्रमोट करने में। इसी के साथ साथ कनिष्क के कोर्ट में दरबार में आपको नागार्जुन भी मिलेंगे। नागार्जुन कौन है? अगेन नागार्जुन भी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, बुद्धिस्ट विद्वान है, बुद्धिस्ट मॉन्क है और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ही इज द वन जिन्होंने यहाँ पर बुद्धिज्म का एक स्कूल इंट्रोड्यूस किया जिसे हम मध्यमक स्कूल कहते हैं। और इसी के साथ साथ नागार्जुन ने एक आइडिया पर एम्फसाइज किया, वो है शून्यवाद। बेसिकली नागार्जुन इस विचार पर, बुद्धिज्म के इस आइडिया पर जोर देते हैं कि एवरीथिंग, हर चीज जो हमारे चारों ओर हो रही है उसके पीछे का कुछ कॉज है, यानी कि कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, हर चीज का डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। तो इसी आइडिया के ऊपर नागार्जुन एम्फसाइज करते हैं मध्यमक स्कूल में और वो शून्यवाद के विचार को, आइडिया को स्प्रेड करते हैं। शून्यवाद का मतलब क्या हुआ? शून्य, शून्य का मतलब जीरो। इसका मतलब ये है कि एक तरह से अगर आप अपने चारों ओर होने वाली किसी भी घटना को देखते हो, किसी भी फिनोमेना को देखते हो, वो इंडिपेंडेंट मैनर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर आप किसी भी घटना को इंडिपेंडेंटली समझने की देखने की कोशिश करेंगे तो वो शून्य के बराबर है, क्योंकि वो होगी ही नहीं। हर घटना जो घटित हो रही है वो डिपेंड करती है किसी दूसरी चीज पर, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शून्य के बराबर है, शून्यवाद। तो नागार्जुन जो थे वो भी आपको इसी पीरियड में कनिष्क के समय में दिखेंगे और मध्यमक स्कूल यानी शून्यवाद के आइडिया को वो सामने रखते हैं। ऐसे ही आपको चरक दिखेंगे। चरक बुद्धिस्ट स्कॉलर तो नहीं है, लेकिन चरक वो हैं जिन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत काम किया है और उनका मेडिसिन की फील्ड में जो काम था, पर्टिकुलरली मेटाबॉलिज्म है या डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, ये पूरा का पूरा चरक का जो काम मेडिसिन की फील्ड में रहा, उसे आगे चलकर गुप्तास के टाइम पर एक तरीके से कंपाइल किया गया चरक संहिता के रूप में। इसी तरह आपको मत्थारा भी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर के रूप में नजर आएंगे। सो दीज आर स्कॉलर्स इसी पीरियड में। तो कनिष्क का जो समय है वो अपने आप में क्या हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हमने यहाँ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात कर ही ली है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंदलवन कश्मीर में हुई थी, पैट्रनाइज्ड बाय कनिष्क एंड प्रिसाइडेड बाय वासुमित्र। और क्या क्या चीजें हमें दिखती हैं, आप यहाँ पर देखोगे कि कनिष्क के समय तक आते आते महायान बुद्धिज्म आ रहा है, और महायान बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की मूर्तियों को बनाकर पूजा की जाती है। मतलब महायान बुद्धिज्म में आपको आइडल वर्शिप नजर आएगी। तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है हमारा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आप देखेंगे आखिर कनिष्क के समय में क्या चीज हो रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्लियरली जानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से बहुत से लोग आए, इंडो ग्रीक्स भी आए। इंडो ग्रीक पॉपुलेशन काफी लंबे समय तक इस रीजन में रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले हिस्से में इंडो ग्रीक्स की पॉपुलेशन काफी लंबे समय तक रही। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो वो अपने साथ अपने वैल्यूज, अपना कल्चर लेकर आता है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पर मूर्ति बनाने की जो कला थी उसमें यहाँ के लोकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो आपको नजर आएंगे ही, लेकिन इंडो ग्रीक्स या ग्रीक पॉपुलेशन जिस प्रकार के स्कल्पचर बनाती थी उसके फीचर्स भी आपको इस रीजन में जो मूर्तियां बन रही हैं उसमें नजर आएंगे। एक बार फिर से, जब ग्रीक्स ग्रीस से आ रहे हैं तो वो अपने साथ अपना आर्ट भी लेकर आ रहे हैं। ग्रीक जो थे उनका मूर्ति बनाने का अपना तरीका हुआ करता था। ये जो तरीका आप देखते हैं वो तरीका वो इस रीजन में लेकर आ रहे हैं। इस रीजन का अपना भी कोई तरीका होगा मूर्तियां बनाने का। तो एक तरह से यहाँ जो मूर्तियां बनेंगी उसमें आपको ग्रीक फीचर्स भी नजर आएंगे और यहाँ के लोकल फीचर्स भी नजर आएंगे। एक प्रकार से मिक्सचर हो रहा है, दो कल्चर जब मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ वही चीज हमें दिखती है। सो कुशान्स के समय में इस रीजन में एक स्कल्पचर बनाने का स्कूल डेवलप हुआ था। एक शैली आपको देखने को मिलेगी जिसे हम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट अफगानिस्तान बेसिकली, यहाँ पे मूर्तियां बनाई जाती थी गौतम बुद्ध की, और गौतम बुद्ध की मूर्तियों में आपको यहाँ पे ग्रीक फीचर्स और यहाँ के लोकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोकल फीचर्स हैं वो दोनों देखने को मिलेंगे। मतलब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट मिक्स आर्ट है। यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उसमें आपको ग्रीक स्कूल, हेलेनिस्टिक स्कूल के फीचर्स और लोकल फीचर्स दोनों नजर आते हैं। गांधार स्कूल, इसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां, सिर्फ गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जा रही है। ग्रे कलर के, ग्रे से सैंडस्टोन जो है उसकी मदद से इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है। तो ये स्कूल पैटर्नाइज किया जा रहा था कुशान रूलर्स के द्वारा। कुशान रूलर्स इस स्कूल को, इस स्कूल में बनने वाली मूर्तियां जो है उनको संरक्षण देते थे। ऐसे ही एक और स्कूल था यूपी में, मथुरा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। जब हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो मथुरा स्कूल आप देख सकते हो थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जिसकी वजह से इस स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर किसी तरह का बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं था। ये पूरी तरह से लोकल फीचर्स होल्ड करता था। यहाँ पर भी आपको, मथुरा में भी आपको बुद्धिज्म से जुड़ी हुई मूर्तियां, हिंदुज्म, जैनिज्म से जुड़ी हुई मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उसमें जो भी आपको फीचर्स दिखेंगे वो सारे वहाँ के लोकल फीचर्स ही थे। वहाँ पे लोकल स्टाइल में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसी के फीचर्स आपको दिखेंगे। तो गांधर, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इस तरह के स्कूल्स भी हम कुशान्स के समय में देख सकते हैं। एंड कनिष्क वॉज वन ऑफ द पैटर्न्स। कनिष्क जो है वो यहाँ पर इनको पैट्रनाइज भी कर रहा है। तो आर्ट कल्चर की फील्ड में भी कनिष्क का रोल रहा है। गांधर स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इनके समय में फ्लरिश हो रहा है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इनके समय में फ्लरिश हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अभी गांधर और मथुरा स्कूल के बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि वो आर्ट कल्चर का पार्ट है, और आर्ट कल्चर की सीरीज जब स्टार्ट होगी तब हम उस एरिया पर भी फोकस करेंगे। फिलहाल इस पूरे कोर्स में हम डायनेस्टिक हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट रूलर्स,
डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी, इन एरियाज पर फोकस कर रहे हैं। तो आप यहाँ गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दोनों ही प्रोपागेट, मतलब एक तरह से पैट्रनाइज्ड होते हुए देखोगे, पैट्रनाइज किया जा रहा है। ना कि सिर्फ ये, कनिष्क वो राजा भी हैं जिन्होंने एक तरह से महायान बुद्धिज्म जो है उसको चाइना, जापान जैसे एरियाज तक फैलाया है। जब हम यहाँ हीनयान बुद्धिज्म की बात करते हैं तो हीनयान बुद्धिज्म अशोक ने साउथ की तरफ स्प्रेड किया था, और महायान बुद्धिज्म की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो कनिष्क इज द वन जो महायान बुद्धिज्म को चाइना तक, जापान तक स्प्रेड करने का काम करते हैं। कनिष्क एक और कारण से जाने जाते हैं और वो है सिल्क रूट्स। सिल्क रूट्स को कंट्रोल किया गया था कनिष्क के द्वारा। अब सिल्क रूट क्या होता है, देखिए अगर आप यहाँ पे मैप पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो रीजन है जो अभी मैंने मैप पर मार्क किया है, ये रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। और रोमन एम्पायर के जो राजा होते थे, इन राजाओं को सिल्क का कपड़ा पहनना बहुत पसंद था। सिल्क का कपड़ा पहनना ये काफी ज्यादा लग्जरियस मानते थे। लेकिन सिल्क बनाने की जो ट्रिक थी, सिल्क बनाने का जो पूरा प्रोसेस था, वो प्रोसेस चाइना के पास था। और चाइना ने उस पूरी प्रोसेस को सीक्रेट रखा बहुत समय तक। इवन इंडिया को भी नहीं पता था कि सिल्क बनाया कैसे जाता है। तो इसी वजह से जितना भी सिल्क आपको वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता हुआ दिखेगा, वो चाइना से ही सप्लाई होता था। और यहाँ पर आप जो ये डार्क ब्राउनिश कलर का ये जो ट्रेजेक्ट्री, ये जो रूट आप देख रहे हैं, इसी रूट की सहायता से सिल्क जो था वो चाइना से रोमन एम्पायर तक ले जाया जाता था। ये है सिल्क रूट। रूट जिस पर सिल्क कैरी किया जा रहा है वही सिल्क रूट है। प्रश्न ये है कि ये जो सिल्क रूट है, इस पर से गुजरने वाले जो ट्रेडर्स होते थे, उन ट्रेडर्स के ऊपर आसपास के लुटेरे काफी बार अटैक कर दिया करते थे, उनका सामान लूट लिया करते थे। तो राजा कनिष्क ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बदले में उनसे टोल टैक्स कलेक्ट किया। मतलब ये सिल्क रूट्स एक्चुअल में कुषाण एम्पायर में से गुजरते थे। तो कुषाण एम्पायर में से सिल्क रूट्स पर अगर कोई ट्रेडर या मर्चेंट जा रहा है और वो चाहता है कि कुषाण रूलर्स उन्हें प्रोटेक्ट करें किसी भी प्रकार के अटैक, डकैती, लूट, रॉबरी से, तो उन्हें यहाँ पर टैक्स देना होगा। सिल्क रूट से आने वाला जो टैक्स था वो भी कुषाण्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। तो कुषाण्स ने सिल्क रूट को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया और उसका काफी फायदा उठाया। कनिष्क ने भी किया। तो ये थे कुछ रूलर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम कनिष्क के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कुषाण एम्पायर का अपना सिग्निफिकेंस रहा है। ये पॉइंट्स बेसिकली वही हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए, उसी को एक बार फिर से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। बिल्कुल इस समय में आपको संस्कृत लिटरेचर जो है वो डेवलप होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इवन बुद्धिस्ट एंड पर्टिकुलरली महायान बुद्धिस्ट जो थे, उन्होंने संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया था, संस्कृत में उपदेश देना शुरू कर दिया था। जैसे कि अश्वघोष। अश्वघोष जो है वो यहाँ पर खुद जो भी लिटरेचर की फील्ड में काम कर रहे थे, जैसे बुद्ध चरित्र, वो संस्कृत भाषा में कर रहे थे। इसी तरह से कुषाण्स के टाइम पर गांधर, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो भी आप डेवलप होता हुआ देखोगे। आपको स्क्रीन पर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी नजर आ रहा होगा, लेकिन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण्स के द्वारा पैट्रनाइज नहीं किया गया था। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वॉज कंटेम्प्रेरी टू गांधर एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल डेक्कन में था और सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा पैट्रनाइज किया जा रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रेड जो है उसकी मदद से कुषाण्स ने काफी कमाई की। सिल्क रूट्स को एक तरह से कंट्रोल करके भी उन्होंने काफी ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया, काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उनका बना रहा। लेकिन इन सिल्क रूट को कंट्रोल करने की वजह से, इन्हीं सिल्क रूट्स की मदद से बुद्धिज्म जो है वो चाइना तक पहुंचा और उसके बाद कोरिया, जापान तक भी। इसी के साथ साथ कुषाण रूलर्स ने बहुत सारे बुद्धिस्ट चैत्य, विहार और बहुत सारे स्कल्पचर मेकिंग स्कूल्स जो है उन्हें पैट्रनाइज किया है। ठीक है, तो कुषाण्स वैसे तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया उन्होंने, उन्होंने यहाँ पर भारत की ही चीजों को अपना लिया और वो इंडियनाइज होते हुए नजर आते हैं।
मतलब वो अपने साथ अपना कल्चर लाए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया से भी, इंडिया के कल्चर वैल्यू से भी बहुत कुछ था जो कि अडॉप्ट किया। तो ये एक प्रकार की अकल्चरेशन की प्रोसेस है जो हमें कुशान्स के समय में नजर आती है, कुशान्स के समय में देखने को मिलती है। कनिष्क के बाद अगर हम यहाँ पे रूलर्स की बात करें तो कनिष्क के बाद नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो वशिष्ठिका थे। उसके बाद भुविष्का, कनिष्क दी सेकंड, और कनिष्क दी सेकंड के बाद आपको वासुदेव फर्स्ट देखने को मिलता है। वासुदेव फर्स्ट के बाद भी बहुत सारे रूलर्स की लिस्ट है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि वासुदेव फर्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। उनके बाद जो भी कुषाण एम्पायर में रूलर्स आए वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसके वजह से कुषाण एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से कुषाण एम्पायर डिक्लाइन हुआ, लेकिन ये कहानी थोड़ी अधूरी है। अभी मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कुषाण एम्पायर का डिक्लाइनेशन। उससे पहले यहाँ पर साइड में स्क्रीन पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है एक स्कल्पचर। इसे हम हेडलेस स्कल्पचर कहते हैं। हेडलेस, हेड नहीं है, हेडलेस स्कल्पचर ऑफ कनिष्क। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वहां पर आपको ये बनता हुआ नजर आएगा। रेड सैंडस्टोन का है, हेडलेस स्टैचू है राजा कनिष्क का। कैसे पता चला कि ये राजा कनिष्क का स्टैचू है? तो यहाँ पर नीचे आपको उनका नाम देखने को मिलेगा, इंस्क्राइब्ड है वो। लेकिन ये जो पिक्चर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पिक्चर से मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ। आप इस कॉइन को ध्यान से देखिए। इस कॉइन के ऊपर राजा कनिष्क जो है उनके पूरे क्लॉथिंग को देखो आप। सर के ऊपर आपको एक हेड गियर नजर आ रहा है, एक लॉन्ग कोट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको बूट्स देखने को मिलेंगे। इवन जो कुषाण पीरियड के कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स में जो देवी देवता दिखाए गए हैं उनके पैरों में भी आपको शूज नजर आएंगे, बूट्स नजर आएंगे। जैसे अगर आप इस कॉइन पे फोकस करोगे तो आपको गौतम बुद्ध के पैरों में भी बूट्स नजर आएंगे, वो भी हील्स वाले। इसी के साथ यहाँ पर ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हो, हेडलेस स्टैचू आप देख रहे हो, इसमें भी आपको एक लॉन्ग कोट दिख रहा होगा और आपको काफी हेवी बूट्स भी दिख रहे होंगे। इसी के साथ साथ तलवार वगैरह भी हम देख सकते हैं। ये क्या है, ये इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन क्यों? एक्चुअल में कुशान्स जो हैं वो एक और चीज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं, और वो है बेटर केवलरी। कुशान्स के जो घुड़सवार सैनिक थे उनकी जो केवलरी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। उनके केवलरी, उनके घुड़सवार सैनिक जो है वो हेडगियर पहनते थे, लॉन्ग कोट पहनते थे, इसके साथ साथ हेवी बूट्स पहनते थे। यही नहीं, उनके जो घोड़े आपको देखने को मिलेंगे, उन घोड़ों के ऊपर आपको प्रॉपर लगाम नजर आएगी। आपको यहाँ पर उन घोड़ों के ऊपर प्रॉपर इस प्रकार से सीट्स देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर सीट देखने को मिलेगी जिसके ऊपर सवार जो है वो जब बैठा है तो वो बहुत ज्यादा हिले डुले रहेगा। इसी के साथ साथ इन सीट से अटैच्ड आपको स्टिरअप नजर आएंगे। स्टिरअप बेसिकली पैर जो है उनको यहाँ पर होल्ड करने के लिए है। जैसे मान लीजिए घोड़े पर बैठकर एक सिपाही जो है वो दौड़ रहा है तो उसके जो पैर है वो उछलते रहेंगे। उन पैरों को स्थिरता देने के लिए आपको यहाँ पर स्टिरअप भी नजर आएंगे जिनमें बूट्स को फंसा लिया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी एडवांस चीजें कुशान्स की केवलरी में थी। अभी तक आपने जितनी डायनेस्टीज देखी उन सभी डायनेस्टीज में एक चीज हमें नजर आती है, वो है एलिफेंट फोर्स, हाथी बल, जो कि काफी कॉमन था। लेकिन कुशान्स का ये मानना था कि हाथियों से भी ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है घोड़े, क्योंकि घोड़ों में है तेजी और उसी तेजी की सहायता से बैटल फील्ड पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। और इसी कारण से आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि कुशान्स किस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेहतरीन केवलरी जो है उसे मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। तो कुशान्स अपनी केवलरी के लिए भी जाने जाते हैं। पर इसी के साथ साथ कुशान्स एक और कारण से काफी पॉपुलर थे, क्योंकि कुशान्स ही लेकर आए आइडिया फ्यूडलिज्म का। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये फ्यूडलिज्म क्या चीज है।
फ्यूडलिज्म किसे कहेंगे, आखिर फ्यूडलिज्म क्या है? मैं आपको दो प्रकार से फ्यूडलिज्म का जो विचार है उसे समझाऊंगी। शुरुआत कैसे हुई और बाद में फ्यूडलिज्म का रूप कैसा बना उसे हम देखेंगे। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर ये आपकी टेरिटरी है, आप एक राजा हैं और ये जो एनसर्कल्ड पार्ट है ये आपका किंगडम है। आपने क्या किया, आपने नेबरिंग एक छोटा सा पड़ोसी किंगडम था, नेबरिंग किंगडम था, उसके ऊपर आपने अटैक कर दिया। अटैक करके आपने उस किंगडम को हरा भी दिया। हराने के बाद क्या होता है, हराने के बाद बेसिकली वो जो राजा है उस राजा को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है और उसकी जो टेरिटरी है वो टेरिटरी आपके किंगडम में ऐड हो जाती है। यही होता है मोस्टली। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पर अपने किंगडम में एक एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो कर रहे थे और ये साइड में जो राजा है जिसको आपने हराया है वो अपने किंगडम में अपना कुछ अलग स्टाइल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो कर रहा है। आपने मिलिट्री कैंपेन किया, आपने उस राजा को हरा दिया, लेकिन आपने ये रियलाइज किया कि यहाँ के जो लोग हैं, ये जो नई टेरिटरी मैंने कैप्चर की है, ये जो नई टेरिटरी है, यहाँ के लोगों को मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग रूल नहीं कर सकता। मुझे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हटा के अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लागू करना पड़ेगा और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। इससे बेहतर तो ये है कि मैं यहाँ पर इस हारने वाले राजा को ही इस किंगडम के ऊपर, अपनी टेरिटरी के ऊपर रूल करने दूं और इस हारने वाले राजा को अपना सबऑर्डिनेट बना लूं। तो ये जो नई किंगडम है, ये जो नया किंगडम जीता है मैंने, ये किंगडम मेरी टेरिटरी का, मेरे एम्पायर का पार्ट भी होगा, प्लस मुझे यहाँ पर जीरो से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू करने की जरूरत नहीं है। हारे हुए राजा को ही मैं अपना रूल कंटिन्यू करने दे रही हूँ, ये कहकर कि तुम इंडिपेंडेंट रूलर नहीं हो, तुम डिपेंडेंट रूलर हो, तुम सबऑर्डिनेट हो, तुम मेरे अधीन हो, तुम मेरी सुजरेनिटी के अंडर अपनी टेरिटरी के ऊपर क्या कर सकते हो, अपनी टेरिटरी के ऊपर रूल कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, आपने मिलिट्री कैंप्स के जरिए मिलिट्री अटैक जो है उसकी वजह से यहाँ पर आपने क्या देखा, हारे गए राजा है, जो राजा हार गया है उसको यहाँ पर वैसल चीफ बनाया जा रहा है, उसको यहाँ पर अधीन बनाया जा रहा है। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे दिखती है। तो मिलिट्री कैंप से ये शुरुआत हो रही है। जिस राजा को हराया गया उसको वैसल चीफ बना लिया, उसको सबऑर्डिनेट रूलर बना दिया कि तुम इस टेरिटरी पर रूल करो लेकिन हमारे अधीन रहकर रूल करो। ये जो सबऑर्डिनेट राजा है आप इसको वैसल चीफ बोल सकते हो या फिर आप इसे फ्यूडल लॉर्ड भी बोल सकते हो। तो फ्यूडल लॉर्ड, क्योंकि ये जो टेरिटरी होगी ये फ्यूडल लैंड कहलाएगी, तो उस पर रूल करने वाला फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद की शुरुआत मिलिट्री कैंपेन से हो रही है, लेकिन बाद में चलकर ये सामंतवाद किस प्रकार का बन गया, इसका जो टाइप था वो कैसा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ, ये फ्यूडलिज्म और ज्यादा इवॉल्व हुआ कैसे। अब मैं आपको दूसरे प्रकार के फ्यूडलिज्म के बारे में समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपका किंगडम है, अभी अभी आप नए राजा बने हैं और आपने ये नई टेरिटरी एक्वायर की है, लेकिन आप आ रहे हो बाहर से, जैसे कुशान्स बाहर से आ रहे हैं। अब कुशान्स जब बाहर से आते हैं तो यहाँ पर आके वो क्या देखते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं कि भैया यहाँ का तो, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के कल्चर वैल्यूज अलग हैं, इन लोगों के बीच में जगह कैसे बनाई जाए, मैंने ये टेरिटरी तो जीत ली है लेकिन इन लोगों का ट्रस्ट जो है वो कैसे हासिल किया जाए ताकि यहाँ की जनता मुझे एज अ रूलर एक्सेप्ट करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे प्रॉपर रेवेन्यू दे, मुझ पे भरोसा करे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ये जो मैंने नया किंगडम एस्टैब्लिश किया है, ये जो नई प्रजा मैंने जीती है, इस प्रजा के अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कुछ काफी प्रभावशाली लोग हैं, जैसे कि
ये जो पूरा किंगडम है, इस किंगडम में गांव हैं, विलेजेस हैं, और उन गांव के अंदर बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं। ये जो जमींदार होते हैं गांव के, बिग लैंड ओनर्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, इनकी गांव में बहुत रिस्पेक्ट होती है। लोग यहाँ पर इन जमींदारों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा किसान है, उसको यहाँ पर लोन की जरूरत पड़ गई, थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो गांव के इस जमींदार के पास जाएगा और इससे लोन ले लेगा, थोड़ा सा अनाज ले लेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये जमींदार अपने गांव के लोगों की मदद करते थे और इन जमींदारों की बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। तो अगर मैंने नया किंगडम एस्टैब्लिश किया है और मैंने देखा कि मेरे इस किंगडम में कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जमींदार हैं, बड़े 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 मनी लेंडर्स वगैरह हैं, तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, प्रजा भी मुझे रिस्पेक्ट करेगी। यानी इन जमींदारों का सपोर्ट अगर राजा को मिल जाता है, तो इन जमींदारों को रिस्पेक्ट करने वाले लोकल्स जो हैं, वो भी राजा को रिस्पेक्ट देंगे, राजा को एक्सेप्ट करेंगे एज रूलर, राइट। लेकिन इन बड़े बड़े जमींदारों का सपोर्ट मिलेगा कैसे? इन जमींदारों को कुछ तो देना पड़ेगा बदले में। इसीलिए कुषाण रूलर्स ने इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को, बड़े बड़े मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, जो भी सोसाइटी में एक अच्छे स्टेटस के लोग थे, उनको यहाँ पर उनसे सपोर्ट लेने के लिए बदले में उनको पीस ऑफ लैंड देना शुरू कर दिया, अपनी जमीन का पीस ऑफ लैंड, और कहा कि आप इस जमीन के टुकड़े को अपने मुताबिक एडमिनिस्टर करो। आप इस पीस ऑफ लैंड में रहने वाले लोगों से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, जुडिशियल सब राइट्स होल्ड करते हो। आप आराम से इस टेरिटरी को संभालो, बदले में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए हमेशा। तो ये जो टेरिटरी इन जमींदारों को, मर्चेंट्स को या मनी लेंडर्स को दी जा रही है, ये टेरिटरी है फ्यूडल लैंड। और ये जिस व्यक्ति को दी जा रही है, ये है फ्यूडल लॉर्ड, यानी कि सामंत। ये सामंत इस टेरिटरी पर रहने वाले लोगों के ऊपर सारे राइट्स होल्ड करता है और बदले में राजा को अपना सपोर्ट देता है। वो इस टेरिटरी से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, इसको एडमिनिस्टर कर सकता है, इससे जुड़ी हुई जुडिशियल पावर्स भी होल्ड करता है। ये हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत, और यही है फ्यूडलिज्म। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दो प्रकार से फ्यूडलिज्म बताया, कैसे हारे हुए राजा को फ्यूडल लॉर्ड बनाया गया और कैसे सोसाइटी के प्रभावशाली लोगों को फ्यूडल लॉर्ड बनाया गया, ताकि राजा को एडमिनिस्टर करने में हेल्प मिले अपने किंगडम को। ये दोनों ही प्रकार का फ्यूडल सिस्टम कुषाण्स के टाइम पे हमें दिखता है। इस फ्यूडल सिस्टम के फायदे भी थे, लेकिन नुकसान भी थे। इमेजिन करो, राजा कनिष्क के बाद आने वाले कुषाण रूलर्स, अगर वो वीक है, अगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी को वीक बना रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इन्हें जो पीस ऑफ लैंड दी गई है, इस पीस ऑफ लैंड को ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके ये अपना रूल उस टेरिटरी पर इंडिपेंडेंटली शुरू कर सकते हैं? क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ राजा वीक है, तो नीचे जो जमींदार हैं या फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और उनके पास जो टेरिटरी है, जिस पर राजा ने ही उनको सारे राइट्स दिए थे, उसी टेरिटरी को इस बड़े से एम्पायर में से काट कर, काव करके, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके वो अपनी फैमिली, अपनी डायनेस्टी का रूल भी तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यही हुआ। फ्यूडल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये। कुषाण्स के अंडर हमें यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स नजर आते हैं, मर्चेंट्स, जैसे कि श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में कहा जाता है कि श्रीगुप्त वैश्य वर्ण से आते थे, यानी कि वो एक मर्चेंट क्लास से आते हैं।
ट्रेडर हैं, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट थी। कुषाण रूलर्स ने उनको टेरिटरी दी। जब कुषाण रूलर्स वीक हुए तो उस टेरिटरी को इंडिपेंडेंट करके श्रीगुप्त ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया और शुरुआत की गुप्ता डायनेस्टी की। तो कुषाण्स में से ही गुप्ताज निकल रहे हैं और फ्यूडल सिस्टम में, फ्यूडलिज्म में, सामंतवाद में जो लूप होल्स हैं उसी का फायदा उठाकर कुषाण से गुप्ताज बाहर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो डायनेस्टी हमें यहाँ पे नजर आती है वो है गुप्ताज। अगर मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं तो आप देखिए कुषाण से कैसे गुप्ताज आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुप्ता डायनेस्टी पर डिस्कशन की, चर्चा की। हमने यहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम समझा है, ये फ्यूडल सिस्टम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि पूरे मेडाइवल पीरियड में मेजर डायनेस्टीज जो आपको एस्टैब्लिश होती हुई नजर आएंगी, उसके फाउंडर्स फ्यूडल लॉर्ड्स ही थे, जो अपने राजा को वीक होते हुए देखकर अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट करते हैं और अपना रूल एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो वैश्य वर्ण से आते हैं, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर आप काफी अगर आप ऑप्शनल वगैरह पढ़ते हो, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ये सवाल उठाएंगे कि श्रीगुप्त वैश्य वर्ण के थे या नहीं। इट इज डिबेटेबल, मतलब मेजोरिटी यहाँ पर ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि हाँ वो वैश्य वर्ण से आते थे, लेकिन कई इस पॉइंट को नकारते भी हैं। पर एक बात जरूर तय है कि श्रीगुप्त कुषाण्स के अंडर फ्यूडल लॉर्ड की पोजीशन पे थे और वो यहाँ पर वीक अथॉरिटी देखकर अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट करके गुप्तास के रूल को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और यही नहीं, अपने आप को बड़े बड़े पॉम्पियस हाई साउंडिंग टाइटल्स भी दे रहे हैं ताकि जनता उनके रूल को एक्सेप्ट करे, जैसे महाराजा। श्रीगुप्त के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं घटोत्कच, और वो भी अपने आप को महाराजा का टाइटल देते हैं। इन राजाओं के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो एक ऐसे राजा गुप्ता डायनेस्टी के जहां से जिनके बारे में हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है, वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। घटोत्कच के ही बेटे हैं वो, और उन्होंने भी खुद को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया, महाराज अधिराज का। अब देखो, हमने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में यही चीजें समझी हैं कि कैसे राजा अपनी पोजीशन को लेजिटिमाइज करता है, अलग अलग तरीके फॉलो करके अपनी पोजीशन को लीगल दिखाता है। वो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होने वाला है। या तो वो अपने आप को डिवाइन ओरिजिन का दिखाते हैं, या फिर सोसाइटी में पॉपुलर रिलीजन्स को पैट्रोनाइज करते हैं, आर्ट कल्चर को पैट्रोनाइज करते हैं, या अपने आप को बड़े बड़े पॉम्पियस टाइटल्स देते हैं, या क्षत्रिय परिवारों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते हैं। तो गुप्ताज भी ऐसा ही करते हुए दिखते हैं हमें। गुप्ताज अपने आप को महाराज या महाराज अधिराज जैसे टाइटल्स दे रहे हैं, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने दिया। बट इसी के साथ साथ उन्होंने एक क्षत्रिय परिवार लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश की है। चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 एडी में यहाँ पर सत्ता में आते हैं, क्राउन उन्हें पहनाया जाता है, वो राजा बनते हैं। और जिस दिन वो राजा बने थे, उसी दिन को कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक कैलेंडर की भी शुरुआत की थी, जिसे हम गुप्ता संवत कहते हैं, गुप्ता एरा कहते हैं, जो 319 एडी से शुरू हो रहा है। मतलब अभी तक अगर आपने देखा तो हमने 3 कैलेंडर्स पढ़ लिए हैं, हमने 3 कैलेंडर्स यहाँ पर अभी तक डिस्कस किए हैं। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुकाबले ये जो कैलेंडर्स हैं, ये अलग अलग समय पर शुरू होते हैं। जैसे कि 57 बिफोर कॉमन एरा पहले की बात करती हूँ, तो यहाँ से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। 78 कॉमन एरा की अगर हम बात करें तो यहाँ से शाक संवत की शुरुआत हो रही है। और 319 कॉमन एरा की बात करें तो यहाँ से गुप्ता एरा की शुरुआत हो रही है।
देखिए फर्क ये है इन सब कैलेंडर्स में कि विक्रम संवत और शाक संवत आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गुप्ता संवत जो है वो आज इस्तेमाल नहीं किया जाता। गुप्ता संवत या गुप्ता एरा या ये जो कैलेंडर था ये तब तक ही यूज में था जब तक गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा कैलेंडर था इसका इस्तेमाल डिसकंटिन्यू हो गया था। तो चंद्रगुप्त दी फर्स्ट, चंद्रगुप्त दी फर्स्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन उनका थोड़ा सा नाम जो है वो आपको यहाँ पर मेहरौली आयरन पिलर के ऊपर भी देखने को मिले। मेहरौली, मेहरौली प्रेजेंट डे आप दिल्ली में अगर जाते हैं तो आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में अगर जाओगे, जहां पर कुतुब मीनार है, जहां पर कुवैतुल इस्लाम मस्जिद है, उसके बीचों बीच आपको एक आयरन का पिलर देखने को मिलेगा जो कि खड़ा है बीचों बीच। ये आयरन का पिलर गुप्तास के टाइम पर ही बनाया गया था और इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है। उस इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त दी फर्स्ट का नाम मेंशन है। उसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट हाँ थोड़ी जानकारी हमें वहां से मिल जाती है। चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमारा देवी, इनके आपको दो पुत्र देखने को मिलेंगे। एक है कच्छगुप्त और दूसरे हैं समुद्रगुप्त। कच्छगुप्त बड़े बेटे हैं, समुद्रगुप्त छोटे बेटे हैं। अगर हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात करें, प्रेमोगेनेचर, इसका मतलब होता है जो प्राइम है, मतलब जो यहाँ पे बड़ा बेटा है उसके हाथ में पावर जाना। फादर जो है अपना सक्सेसर अपने बड़े बेटे को चुनता है, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उनको सक्सीड, थ्रॉन, मतलब यहाँ पे राजा की पोजीशन पर अगर चंद्रगुप्त फर्स्ट को किसी ने सक्सीड किया है तो वो समुद्रगुप्त है, जो कि उनके छोटे बेटे थे। कच्छगुप्त को किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला, यानी कि गुप्तास के समय में प्रिमोगेनेचर का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको फॉर्मली प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। जो कैपेबल है उसी को सत्ता दी जा रही है और इसी की वजह से हमें समुद्रगुप्त को पावर मिलती हुई देखते हैं। कच्छगुप्त के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि कच्छगुप्त के नाम से बहुत से कॉइन्स जो है वो निकाले गए थे। उन कॉइन्स से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि कच्छगुप्त नाम का भी कोई था, प्रिंस था, जो राजा नहीं बन पाया क्योंकि उसके छोटे भाई को यहाँ पे सत्ता मिली यानी समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर आप एक कॉइन देख सकते हो, कच्छगुप्त का कॉइन, जिसमें ऑब्वर्स पार्ट के ऊपर कच्छगुप्त की पिक्चर बनाई गई है और वहीं रिवर्स पार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी जो है वो देखने को मिलेंगी डाइडम के साथ। तो हमारे जो नेक्स्ट रूलर हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है वो है समुद्रगुप्त। जिनका रूल 335 से 380 कॉमन एरा के बीच रहा। समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही सेलिब्रेटेड रूलर माने जाते हैं। काफी ताकतवर राजा के रूप में आपको ये नजर आएंगे। समुद्रगुप्त के बारे में जानने के लिए हमारे पास अनेकों सोर्सेज अवेलेबल हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रयाग प्रशस्ति। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। फिलहाल आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें आपको एक टैपरिंग पिलर नजर आ रहा होगा। उसके ऊपर आपको लोटस और लायन कैपिटल भी दिख रहा होगा। एक्चुअल में ये अशोक का पिलर है, अशोक के द्वारा लगाया गया पिलर है ये। कहां पर? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। ये जो पिलर है इसके ऊपर अशोक का इंस्क्रिप्शन है। लेकिन आगे चलकर गुप्ता डायनेस्टी के समय में समुद्रगुप्त के कोर्ट में आपको यहाँ पर एक विद्वान, एक स्कॉलर नजर आएंगे, हरि सेन, जिन्होंने इस सेम पिलर के ऊपर अपने राजा समुद्रगुप्त की तारीफ में एक अभिलेख लिखा है, एक इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किया है। क्योंकि ये समुद्रगुप्त की तारीफ में है इसी वजह से इस इंस्क्रिप्शन को हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में, किसी की तारीफ में कुछ लिखना, प्रशस्ति।
हरिसेन के द्वारा लिखा गया है ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त का। लेकिन देखो, जब भी हम किसी सोर्स की बात करते हैं ना, हमें उस सोर्स के रिलायबिलिटी के बारे में, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट के विद्वान हैं, स्कॉलर हैं। ऊपर से मैं आपको ये भी बता दूं कि हरिसेन जो हैं वो समुद्रगुप्त के टाइम पर 3 ऑफिसेस संभाल रहे थे। उनके पास 3 डिपार्टमेंट्स थे। वो यहाँ पे संधि विग्रहारिका थे, संधि विग्रहारिका का मतलब होता है संधि और विग्रह। संधि का मतलब अलायंस बनाना, विग्रह का मतलब तोड़ना, मतलब वॉर एंड पीस मिनिस्टर थे वो। इसी के साथ साथ वो कुमार अमात्य भी थे, मतलब कि जितने भी समुद्रगुप्त के बेटे हैं उन सभी बेटों के बराबर यहाँ पर हरिसेन एक पोजीशन होल्ड करते थे। कुमार अमात्य का मतलब होता है कोई ऐसा मंत्री जिसकी पोजीशन, स्टेटस सब यहाँ पर राजा के प्रिंस के बराबर हो, कुमार अमात्य। इसी के साथ साथ हरिसेन जो है वो महादंड नायक भी थे। महादंड नायक मतलब मिलिट्री कमांडर की पोजीशन पे भी है। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो समुद्रगुप्त के समय में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रहा है, वो समुद्रगुप्त के बारे में अगर कोई इंस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उनका डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी कितना होगा। तो ये जो प्रशस्तियां होती हैं, ये प्रशस्ति बहुत रिलायबल नहीं होती, क्योंकि काफी कंटेंट एग्जैजरेटेड भी मिल जाता है हमें। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह के कोर्ट पोएट्स जो हैं वो अपने राजा को खुश करने के लिए बेहतरीन बातें जरूर लिखेंगे। तो इनको पढ़ने में चैलेंज ये रहता है कि प्रशस्तियों में लिखी गई जो बातें हैं वो ग्राउंड रूल पर कितनी रियल हैं, उसको चेक करने के लिए बहुत ज्यादा सोर्सेज हमारे पास मौजूद नहीं होते। तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रयाग प्रशस्ति मिल रही है जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। और इसी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह की जानकारी है, और समुद्रगुप्त के बारे में बाकी की पर्सनल डिटेल्स भी आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति हमें क्या बताती है? प्रयाग प्रशस्ति हमें बताती है कि समुद्रगुप्त ने कैसे गुप्तास का जो ये पूरा एम्पायर था इसको एपेक्स पॉइंट पर पहुंचाया और कैसे हर तरफ इसे एक्सपैंड करने का काम किया है। तो आप यहाँ देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति ही हमें बताती है कि गंगा यमुना के बीच का जो टेरिटरी है, दोआब एरिया है, वहां पर एक लोकल चीफ थे अच्युता नाम के। और इसी तरह से इस रीजन में कोटा वाले एरिया में नागसेन नाम के राजा थे, जिनको हराकर उनकी टेरिटरी कैप्चर करने का काम समुद्रगुप्त ने किया। इसी तरह से ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, नेपाल असम वाला एरिया है, पंजाब वाला हिस्सा है, वहां पर भी छोटी छोटी लोकल ट्राइब्स थी जिनको हराकर, जिन पर अटैक करके उनकी टेरिटरी भी उन्होंने यहाँ पर अपने एम्पायर में ऐड की है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर विंध्याचल पर्वत की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको अत्वेका राजा देखने को मिलते हैं। अगेन लोकल चीफ्स हैं ये, जिनको हराकर उनकी टेरिटरी को इस गुप्ता एम्पायर में ऐड करने का काम किया है। सिमिलरली समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र से अपनी एक मिलिट्री कैंप शुरू किया था साउथवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो येलो मैंने मार्क किया है, इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए वो साउथ गए थे और वापस आए थे। और रास्ते में उन्होंने 12 साउथ इंडियन रूलर्स को हराया था, दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया था। लेकिन एक चीज हमें समझनी है कि यहाँ पे जितने रूलर्स उन्होंने नॉर्थ इंडिया में हराए हैं, उनके साथ समुद्रगुप्त का जो ट्रीटमेंट था उसमें, और साउथ के ये जो दक्षिण पथ के 12 राजा हैं, इन्हें हराने के बाद जो ट्रीटमेंट था उसमें फर्क है। नॉर्थ में जितने रूलर्स को समुद्रगुप्त ने हराया, उनकी टेरिटरी जो थी, उनका जो किंगडम था, उसको डायरेक्टली यहाँ पर गुप्ता एम्पायर में ऐड कर लिया गया था। उन राजाओं को भी उनकी पोजीशन से हटा दिया गया था। लेकिन जब हम यहाँ पे साउथ के इन 12 राजाओं की बात करते हैं, 12 रूलर्स की बात करते हैं, तो इन्हें हराने के बाद इनकी टेरिटरी इन्हें वापस कर दी गई और इन्हें गुप्ता डायनेस्टी के अधीन यानी कि सुजरेनिटी के अंडर सबऑर्डिनेट रूलर के रूप में रूल करने को कह दिया गया। तो वैसे तो ये 12 राजाओं का किंगडम भी गुप्ता एम्पायर में ही
शामिल माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली गुप्तास का कंट्रोल नहीं था। और बचे हुए कुछ शाक और कुशांस जो अफगानिस्तान रीजन में थे, उनको भी यहाँ पर पीछे की तरफ धकेलने का काम समुद्रगुप्त ने किया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये चंद्रगुप्त दी फर्स्ट ने कैप्चर किया था, लेकिन इतना जो एरिया यहाँ पर हमें नजर आता है, ये पूरा का पूरा एरिया समुद्रगुप्त के द्वारा ऐड किया गया था गुप्ता एम्पायर के अंदर। आप यहाँ पर देखेंगे कि समुद्रगुप्त जो है वो इस सारे मिलिट्री कैंपेन्स के बाद अश्वमेध यज्ञ करते हुए नजर आते हैं, और अश्वमेध यज्ञ जो उन्होंने किया उसको भी वो कोमेमोरेट कर रहे हैं और उस नाम से कॉइन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉइन आप देख रहे हो, ये अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इशू किया गया था गोल्ड का कॉइन, जिसपे आप ऑब्वर्स पार्ट के ऊपर घोड़े की पिक्चर देख सकते हैं। और समुद्रगुप्त को उनके इंस्क्रिप्शंस में एंड इवन इस कॉइन में भी रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध यज्ञ कहा गया है, कि भैया अश्वमेध यज्ञ बहुत समय से कोई परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन समुद्रगुप्त ने वापस से इस यज्ञ को रिस्टोर किया, क्योंकि वो एक चक्रवर्ती राजा हैं और वो हर तरफ हर दिशा में एक्सपैंड करते हैं और उसके बाद इस यज्ञ को परफॉर्म करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि समुद्रगुप्त के ना कि सिर्फ इंस्क्रिप्शंस बल्कि कॉइन्स भी समुद्रगुप्त की तारीफ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा ये कॉइन सिर्फ एक कॉइन है, ऐसे आपको अनेकों कॉइन्स मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, एक ऐसा राजा जो कवि भी था, जो यहाँ पे वीणा वगैरह भी बजा लेते थे। इसी तरह से इस कॉइन में अगर आप देखोगे तो समुद्रगुप्त जो है, उनके हाथ में धनुष दिखाया गया है और यहाँ पर एक शेर को मारते हुए उन्हें दिखाया गया है। टाइगर स्ले टाइप कॉइन है ये। तो समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स थे, वो कॉइन्स भी यहाँ पर समुद्रगुप्त की तारीफ करते थे कि समुद्रगुप्त कितने मल्टी टैलेंटेड हैं, कितनी सारी चीजें वो करते हैं। इवन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को बड़े बड़े टाइटल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि परमेश्वरा। याद कीजिए अशोक को, अशोक के आगे क्या लग रहा था? देव नाम पिय पिय दसिन राजेन। कनिष्क ने अपने आप को क्या कहा? देवपुत्र। और यहाँ समुद्रगुप्त अपने आप को सीधा परमेश्वर, मतलब उनके जो कोर्ट पोएट हैं वो समुद्रगुप्त को सीधा परमेश्वर ही बता रहे हैं। इसी तरह से एक और टाइटल आपको मिलेगा, परम भट्टरक। परम भट्टरक का मतलब होता है परम भक्त। भक्त मतलब सुप्रीम वर्शिपर, सुप्रीम वर्शिपर, सुप्रीम वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो ऐसे बड़े बड़े पॉम्पियस टाइटल्स भी समुद्रगुप्त को दिए गए। काफी सेलिब्रेटेड रूलर माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये कभी किसी राजा से नहीं हारे, और इसी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो गुप्ता एम्पायर में ऐड करता है। जब मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड ने जब समुद्रगुप्त को पढ़ा, जब समुद्रगुप्त यहाँ पर मॉडर्न दुनिया के सामने आए, तो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने यहाँ पर समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा, कि जैसे नेपोलियन बोनापार्टे ने हर दिशा में एक्सपेंशन किया है, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त भी हर दिशा में एक्सपेंशन करते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये थे समुद्रगुप्त। इनके कॉइन्स हो या फिर इंस्क्रिप्शंस, हमें इनकी तारीफ करते हुए ही नजर आते हैं। अगले राजा के रूप में आपको चंद्रगुप्त सेकंड दिखेंगे। समुद्रगुप्त, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की वाइफ दत्ता देवी, इनके दो पुत्र हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त दी सेकंड। रामगुप्त एल्डर सन है, चंद्रगुप्त दी सेकंड यंगर सन है। एक बार फिर आप देखेंगे कि छोटे बेटे के हाथ में सत्ता आएगी, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग हमें यहाँ समझनी होगी। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड, ये जो राजा हैं, इन राजन को पढ़ने के लिए भी हमारे पास कुछ सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि मेहरौली का आयरन पिलर, वही आयरन पिलर जिसमें चंद्रगुप्त का सिर्फ नाम था, लेकिन चंद्रगुप्त ही सेकंड
की काफी डिटेल्स है, मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह सभी चीजों के बारे में मेहरौली के आयरन पिलर पे दिया हुआ है। ऐसे ही चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में एक ड्रामेटिस्ट थे विशाखा दत्त। ये वही विशाखा दत्त है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई किताब लिखी है मुद्रा राक्षस। और यही विशाखा दत्त गुप्ताज के समय में चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़ी हुई किताब लिख रहे हैं, देवी चंद्रगुप्तम। रिमेंबर वन थिंग, ये एक प्ले है, इसकी डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्ले लिखने वाले व्यक्ति जो ड्रामेटिस्ट होते हैं वो आर्टिस्टिक लिबर्टी लेते हैं और यहाँ पर प्ले को हमेशा वो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देवी चंद्रगुप्तम इज अ प्ले जिसकी सहायता से हमें ये समझ आता है कि आखिर चंद्रगुप्त सेकंड को सत्ता मिली कैसे, पावर मिली कैसे, उसी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहा जाता है कि एक्चुअल में पावर पहले रामगुप्त को ही मिली थी। यहाँ पर जो आप रामगुप्त देख रहे हैं ना, इन्हीं को पहले पावर मिली। लेकिन रामगुप्त के समय में वेस्टर्न शाक रूलर रुद्र सिम्हादी थर्ड जो थे, उन्होंने गुप्ताज पर अटैक कर दिया और रामगुप्त को हरा भी दिया। अब रामगुप्त ने रुद्र सिम्हा थर्ड को बोला कि सर आप कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन पाटलिपुत्र हमें वापस कर दीजिए, हम पाटलिपुत्र पर अपना रूल कंटिन्यू करना चाहते हैं। रुद्र सिम्हा ने यहाँ पर एक डील रखी। रिमेंबर वन थिंग, ये सब कुछ मैं देवी चंद्रगुप्तम के बेस पर बता रही हूँ कि रुद्र सिम्हा थर्ड ने यहाँ पर एक डील रखी कि रामगुप्त, अगर तुम अपनी वाइफ ध्रुवा देवी जो है उसे हमें सौंप दो तो तुम पाटलिपुत्र पर अपना रूल कंटिन्यू कर सकते हो। रामगुप्त अपने महल में वापस आते हैं, वो इस खबर को सुनाते हैं और पीछे से एक आवाज आती है, चंद्रगुप्त सेकंड की आवाज, नहीं भैया, भाभी जो है वो बिल्कुल नहीं जाएंगी शाक्स के पास, हमारी भाभी हमारे घर की इज्जत है, मैं जाऊंगा सेना लेकर शाक्स को हराने। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, ध्रुवा देवी के कपड़े पहन लिए और वो यहाँ पर शार्क्स के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब बेसिकली वो ध्रुवा देवी के कपड़े पहनकर उनके कैंप में एंटर करता है और उसके बाद अपना असली भेष दिखाता है। इतने में पूरी पीछे से गुप्ताज की आर्मी आ जाती है और शार्क्स पर अटैक करती है एंड रुद्र सिम्हादी थर्ड को चंद्रगुप्त सेकंड मार भी देता है। चंद्रगुप्त सेकंड वापस आते हैं महल में और वो अपने भाई रामगुप्त को भी मार देता है। कहते हैं कि रामगुप्त भैया, आप तो कलंक हैं एक राजा के नाम पे, आपने यहाँ पर अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपनी वाइफ को देने को आप तैयार हो गए। तो रामगुप्त को सिर्फ मारा ही नहीं है चंद्रगुप्त सेकंड ने, बल्कि रामगुप्त के नाम से जितने इंस्क्रिप्शंस थे, जितने कॉइन्स थे, उनको भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करवा दिया। इंस्क्रिप्शंस को तुड़वा दिया, कॉइन्स को मेल्ट करवा दिया। इक्का दुक्का कुछ कॉइन्स जो है वो हमें रामगुप्त से जुड़े हुए मुश्किल से मिल जाते हैं, अदरवाइज रामगुप्त से जुड़ी मेजर जो इंफॉर्मेशन रही होगी इंस्क्रिप्शंस वगैरह में वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और यहाँ पे जो ध्रुवा देवी हैं, जो रामगुप्त की वाइफ थी, उनके साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह भी किया, शादी भी की। तो आप यहाँ क्या देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो यहाँ पर शाक रूलर को हरा रहे हैं, रुद्र सिम्हा को हरा रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक विक्रमादित्य नाम के उज्जैन के राजा के बारे में पढ़ा था जिन्होंने शाक रूलर को हराया था, शाक्स को हराया था और उसके बाद विक्रम संवत की भी शुरुआत की थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जब शाक्स को हराया, रुद्र सिम्हा थर्ड शाक रूलर को हराया, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य टाइटल लगाना शुरू कर दिया और तभी से चंद्रगुप्त सेकंड कहलाने लगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त अपने आप को साकारी भी कहते थे। साकारी का मतलब होता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ शाक्स, जिन्होंने शाक जो है उनको हराया हो। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और शाकारी के नाम से भी जाने जाते थे। बाकी की जो हमारी कहानी है चंद्रगुप्त के बारे में, उसके बारे में हम हमारे अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ गुप्ताज के समय की जो सोसाइटी है, इकोनॉमी है, उस सब पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहूंगी। अनअकैडमी प्लस पर 23 सितंबर तक मेगा एक्सटेंशन ऑफर लाइव है, जिसमें आप यहाँ पर जितने भी मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं
रिस्पेक्टिवली यहाँ पर कुछ मंथ्स आपके एक्सटेंड कर दिए जाएंगे सब्सक्रिप्शन के। आप यहाँ पर 9 मंथ्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए 9 मंथ्स का जो यूपीएससी प्रयास बैच है 2024 को टारगेट करते हुए उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अनअकैडमी के सभी बेस्ट एजुकेटर शामिल है। लाइव मेंटोरशिप है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ नोट्स, लाइव टेस्ट, क्विज वगैरह सब शामिल है। फाउंडेशन बैच 2025 को टारगेट करते हुए 16 सितंबर से शुरू हो गया है। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप रेफरल कोड ARTI1702 यूज कर सकते हैं। इसी के साथ 24 सितंबर यानी कि संडे को यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट है, जिसमें बहुत बेहतरीन इनाम है। आप इसे भी ज्वाइन करें। अल्ट्रा कॉम्बैट्स की खास बात यह है कि इसमें गिफ्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उससे आपके सिलेबस का रिवीजन भी हो जाता है, तो इसको जरूर जरूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप 0% EMI पर भी ले सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।